जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक। ओके, दिस इज अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फॉर जंक्शन। एफकेट की इस मैथ सीरीज में काफ़ी कुछ कर लिया है। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस इन मिक्सचर। ओके, अब देखिए प्रॉफिट लॉस सीखने के लिए आपको दो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो का बिल्कुल बेसिक, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर परसेंटेज का ये फॉर्मूला कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये आपको पता है, बस इतना ही पता होना चाहिए। रेशियो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं बोल दूँ 10 को 2:3 में डिवाइड करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि 2/2 + 3 इंटू 10 रेशियो 3/2 + 3 इंटू 10 ये होगा। जब आप फर्स्ट रेशियो निकालते हो तो इसको ऊपर रखते हो, एडिशन को नीचे, और जिस क्वांटिटी का निकालना है वो सेम। अगर आप सेकंड रेशियो निकालते हो इसको ऊपर, बाकी एडिशन नीचे, और जिस क्वांटिटी का निकालते हो वो, तो ये हो जाएगा कितना 4:6। 10 को डिवाइड कर दिया ना 2:3 में, तो क्या आएगा 4:6। इतना आता है तो आपको कोई भी प्रीवियस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप परसेंटेज वाला प्रीवियस वीडियो देख सकते हो अगर आपको ये चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आ रही है तो आगे बढ़ें। अब देखिए, टॉपिक का नाम तो है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, लेकिन इसमें एक तीसरी टर्म और आती है जो है आपका डिस्काउंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इन तीनों टर्म के लिए तीन प्राइस भी होते हैं। फर्स्ट इज, कोई भी चीज़ है, कोई भी आइटम है, ठीक है, उसका एक तो कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा, और एक होगा मार्क्ड प्राइस जो उस पर लिखा होता है, जिसको एमआरपी बोलते हैं अपन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल प्राइस जो है उसका, एक्चुअल प्राइस जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस होता है जिस पे उसको सेल किया जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कर रहे हैं उससे, लॉस कर रहे हैं वो आगे की चीज़ है, बट जिस भी प्राइस पे तुम उसको बेचोगे, सेल करोगे, दैट इज सेलिंग प्राइस। और जो उस पर लिखी होगी एमआरपी या मार्क प्राइस जो लिखा होगा वो एमपी। ओके, अब सीधी सी बात है भाई, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, जितने की थी उससे ज़्यादा पे बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा। और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस होगा। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपका प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई 100 रुपये की चीज़ थी और आपने वो 120 की बेच दी, तो आप यही बोलते हो ना भाई मैंने 100 रुपये की चीज़ से 20 रुपये कमा लिए। 100 रुपये की चीज़ से, वो 100 रुपये क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, ना कि 120 रुपये। 120 रुपये क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है। तो आप यही बोलोगे ना कि 100 रुपये की चीज़ से मैंने क्या कमा लिए, 20 रुपये कमा लिए। तो हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। बात क्लियर है? तो देखिए, प्रॉफिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर ऐसे ही मैं लॉस निकालूं तो लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। बट अगर मैं प्रॉफिट का परसेंटेज निकालूं तो क्या होगा, ऊपर तो लिखोगे प्रॉफिट दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बट मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेम अगर लॉस का परसेंटेज निकालोगे, दैट विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये तो हो गया आपका लॉस, अपॉन में क्या आएगा, अगेन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस भी किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, इंटू 100। तो ये प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है, ये प्रॉफिट का परसेंटेज है, ये लॉस का परसेंटेज है। इतनी बात क्लियर है? अब आती है बात आपकी किसकी, डिस्काउंट की। डिस्काउंट होता है आपका मार्क प्राइस पे। अब आप जब भी कभी शॉपिंग करने जाते हो या ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हो तो ऐसे ही लिखा होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई 500 रुपये का आइटम है, ये इसका मार्क प्राइस है, इसको काट के वो लिख देगा कितना, 400। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका मार्क प्राइस है। तो जो भी डिस्काउंट होता है, जो भी वहाँ लिखा होगा, कितना हो गया, 20% डिस्काउंट हो गया। तो ये जो 20% वहाँ लिखा होगा, ये मार्क प्राइस पे होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना होता है, जो उसकी मार्क प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस। 500 माइनस 400 करोगे 100 रुपये, वही तो है डिस्काउंट। और डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन, मैंने क्या बोला, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमपी पे, मार्क्ड प्राइस पे, इंटू 100। बस ये आपको समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है टॉपिक में। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, बस इतना ही सीखना है।
अब देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। उसके बाद कोई भी पीवाई यूज कर लेना, कुछ भी कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिलीव मी। अब ये कह रहा है कि एक ए मैन सेल्स एन आर्टिकल ऑन रुपीज 280, तो इतने पे बेच रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, एंड गेट 40% प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 40। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब मेरे को पता है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये कितना दे रखा है 40, सेलिंग प्राइस कितना है 280, कॉस्ट प्राइस मेरे को निकालना है इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 CP इज इक्व टू 2800 माइनस 10 CP। ठीक है, तो 14 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 2800, तो कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 200 रुपये। बस इतना ईजी है। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत ईजी है। ठीक है, हमेशा याद रखना परसेंटेज, ओ सॉरी, प्रॉफिट परसेंट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, नीचे सेलिंग प्राइस मत लिख देना, पूरा आंसर खराब हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड चलेंगे अपन। ठीक है, जिससे चीज़ें समझ में भी आती रहेंगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पता चलते रहेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 840 एट ए प्रॉफिट। ठीक है, मतलब ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, इक्वल टू द डबल ऑफ द लॉस ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट 600 रुपीज। ये भी एक सेलिंग प्राइस है, बट ये सेकंड सेलिंग प्राइस है, ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस है। अब ये क्या कह रहा है कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। मान लीजिए मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जब मैंने इसको 840 का सेल किया और कॉस्ट प्राइस इसका एक्स था, तो इतना ही प्रॉफिट होगा ना, ये क्या है आपका प्रॉफिट। और जब सेकंड केस में जब मैं लॉस में इसको सेल कर रहा हूँ, तो लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसने इक्वेशन क्या दी है, क्या इसने स्टेटमेंट दिया है, वो देखिए कि जो प्रॉफिट है ना, वो इक्वल है डबल ऑफ द लॉस के। मतलब जो 840 माइनस एक्स है, वो एक्स माइनस 600 के डबल के बराबर है। बस बन गई इक्वेशन, इसमें कोई ना फॉर्मूला लगा ना कुछ लगा। ठीक है, 840 माइनस एक्स आपका आ जाएगा 2x माइनस 1200, तो ये हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 2040, तो x कितना आ जाएगा 680, यही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इतना उसका कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि हमने x क्या माना है, कॉस्ट प्राइस, और पूछा क्या है हमसे, कॉस्ट प्राइस, तो भाई 680 ये रहा आंसर। ना इसमें फॉर्मूला लगा, ना परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा, ना कुछ। ठीक है, सीधे मैथमेटिकल एक इक्वेशन बनी है, दैट इज योर लीनियर इक्वेशन। ओके, तो भाई इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बिलीव मी। ये आपके पीवाई क्यूज ही हैं, पीवाई क्यूज के थ्रू ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। बस ये पकड़ना है आपको कि प्रॉफिट किसके बराबर है, डबल ऑफ द लॉस। प्रॉफिट निकाला, लॉस निकाला, प्रॉफिट को डबल ऑफ द लॉस के बराबर कर दिया, एक्स निकाल लिया, दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस, खत्म। थर्ड क्वेश्चन, अब ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए टी शर्ट विद प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 5% रेस्पेक्टिवली इज रुपीज 6। ये कह रहा है कि एक टी शर्ट है, उसको मान लो मैं 5% प्रॉफिट पे बेचता हूँ पहले तो, फिर मैं उसको 4% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है रुपए का, वो 6 रुपीज़ है। ओके, तो ये पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लूंगा मैं एक्स। तो देखिए, जो आपका कॉस्ट प्राइस है एक्स, और फर्स्ट केस में कितना प्रॉफिट है, अब ऑब्वियस सी बात है ना, 5% वाला प्रॉफिट ज़्यादा होगा, 4% वाला कम होगा, तो आगे किसको लिखोगे, 5% को। तो कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं, प्रॉफिट क्या है इसका 5%, ये क्या है आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट को अगर आप कॉस्ट प्राइस में जोड़ दोगे, यही होता है ना, प्रॉफिट क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी आपकी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो भाई मैंने प्रॉफिट को किस में जोड़ दिया, कॉस्ट प्राइस में, तो आपका फर्स्ट तो ये आ गया। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में वो बेच रहा है इसको 4% प्रॉफिट पे, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है सेलिंग प्राइस का, 6 रुपये। डिफरेंस सेलिंग प्राइस का है, याद रखना, इसलिए मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स अपॉन 100 आप कॉमन ले सकते हो, ये बन जाएगा 5 - 4 इज इक्व टू 6। ठीक है, तो ये तो 1 ही हो गया, तो एक्स आ जाएगा आपका 600 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए ये इजी था,
कोई बात नहीं, बट इसमें एक चीज़ समझने वाली है। एक चीज़ क्या समझने वाली है, जब 5% प्रॉफिट है और एक तरफ 4% प्रॉफिट है, तो हमने यहाँ तो इतनी बड़ी इक्वेशन बना दी, बट इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो? हाँ, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है दैट इज लाइक वो कैसे होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो आप इनको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो सीधे प्रॉफिट को ही। ठीक है, मतलब 5% प्रॉफिट, 4% प्रॉफिट, तो 5% माइनस 4% करोगे मतलब 1% प्रॉफिट। तो सीधे इसका 1% प्रॉफिट निकाल लो, दैट इज 6। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, बस ये समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि अगर डायरेक्ट प्रॉफिट दे रखे हैं दो, तो उनको आप पूरी इक्वेशन ना लिख के डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। अब मान लीजिए सेकंड केस ये भी हो सकता है कि वो बोल देता 5% तो प्रॉफिट पे बेचा और सेकंड टाइम 4% लॉस पे बेचा और उसको 6 रुपये का डिफरेंस मिला, फॉर एन एग्जाम्पल। तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखिए 5% जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा प्लस होगा, और 4% जो लॉस है वो हमेशा माइनस होगा। और इनका डिफरेंस अगर वो दे दे, तो डिफरेंस के लिए तो तुम्हें फिर से माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये 5% प्लस 4% हो जाएगा, मतलब 9% हो जाएगा। तो आप x अपॉन 100 × 9 करोगे, वो आपका 6 आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों प्रॉफिट हैं तो दोनों ही प्लस होंगे, जिसमें ये वाला केस था जो, इसमें दोनों क्या हैं? प्रॉफिट हैं। तो 5% भी प्लस का होगा और 4% भी प्लस का होगा, और इनका ले लेंगे डिफरेंस। प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो इसलिए 1 बचा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है मैंने? 4% लॉस। तो लॉस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो एक नेगेटिव साइन तो ये लेके चलेगा, और एक नेगेटिव साइन तुम डिफरेंस के लिए लगाओगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव। तो इसलिए ये ऐड होके 9% हो जाएगा टोटल डिफरेंस। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी दो प्रॉफिट दे रखे हो, या एक प्रॉफिट एक लॉस दे रखा हो, दो लॉस दे रखे हो, तो आप सीधे उन पर मैथमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हो, उनको सीधे जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, इतनी बड़ी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 375, मतलब ये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। सच दैट इट्स प्रॉफिट ऑन एन आर्टिकल इज 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस पूछिए, ठीक है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस में एक्स मान लेता हूँ, तो ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको 375 में बेचूं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो इसने प्रॉफिट दे रखा है अपने को 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट होता क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज x/4। सेलिंग प्राइस कितनी है? 375। कॉस्ट प्राइस कितनी है? x, दैट इज x/4। तो x प्लस x/4 कितना आ जाएगा? 375। तो 5x/4 कितना आ जाएगा? 375। तो x कितना आ जाएगा आपका? 300। बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ नहीं लगाना, सीधे सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। वन 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस मतलब एक्स का 1/4, और प्रॉफिट का सीधा सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल, ओ सॉरी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बस लगा दो, वैल्यूज पुट करो, एक्स का आंसर आ गया। अब ये कह रहा है इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी एडेड टू द लिक्विड कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर टू मेक प्रॉफिट 25% while selling the diluted liquid at 13.75 पर लीटर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये कह रहा है एक लिक्विड है जिसकी कॉस्ट है 12 रुपये पर लीटर, और हमको ये बेचना है 13.75 रुपीज़ पर लीटर पे। तो मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, वो समझ लो। देखिए, इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 13.75। कॉस्ट प्राइस कितना है? 12। तो मैं इस पर प्रॉफिट निकालूँ तो कितना आएगा? 13.75 माइनस 12, तो ये आ गया आपका 1.75। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आएगा? 1.75 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 इंटू 100, यही आएगा ना। तो 175 अपॉन 12, तो ये आपका आ जाएगा लगभग वन 14 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना परसेंटेज आएगा। लेकिन मेरे को लाना कितना है? 25%। तो देखिए, अगर मैं इस लिक्विड को ऐसे ही खरीदता और सीधे बेच देता, तो मेरे को प्रॉफिट मिलता है 14% का। लेकिन मेरे को प्रॉफिट कमाना कितना है? 25%। तो भाई 25% कमाने के लिए या तो मैं इसका सेलिंग प्राइस बढ़ाऊं, बट इसने सेलिंग प्राइस कर दिया फिक्स, या इसका कॉस्ट प्राइस कम कर दूं, इसने कॉस्ट प्राइस भी कर दिया फिक्स। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 1 लीटर लिक्विड लूँ और इसमें कुछ पानी मिला दूँ। अब ये तो फ्री का है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने 12 रुपये का
1 लीटर लिक्विड खरीदा और इसमें मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो अब ये 12 रुपये का कितना हो गया, 2 लीटर। तो मेरे को 1 लीटर कितने का पड़ रहा है, 6 रुपये का। पर मैं बेच कितने का ही रहा हूँ अभी, 13.75 का। ये बात समझ में आ रही है। तो आपको इसका कॉस्ट प्राइस चेंज किए बिना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो भाई बेईमानी करनी पड़ेगी, ठीक है। वही जैसे दूध या दूध में पानी मिलाता है ना, सेम जुगाड़ है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे। अब कितना पानी मिलाएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं ये हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इसने कितना दे रखा है, 25, यही है ना। प्रॉफिट परसेंटेज होता कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये इसने दे रखा है 25। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस 12 तो है, बट मैंने अभी जैसे बताया कि 1 लीटर पानी मिला देता तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती, 6 रुपये। तो ऐसी अब हमें नई कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो हमें नई कॉस्ट प्राइस अभी नहीं पता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस 13.75 ही है, कॉस्ट प्राइस मैं निकालूंगा अभी पानी मिलाने के बाद। ये पानी मिलाने के बाद की इक्वेशन है, क्योंकि प्रॉफिट भी तो क्या है, पानी मिलाने के बाद ही है, 25%। तो पानी मिलाने के बाद ही मैंने ये इक्वेशन लिखी है। तो मेरे को सेलिंग प्राइस तो पता है पानी मिलाने के बाद भी इतने रुपए का ही बिकेगा, बट कॉस्ट प्राइस मेरे को नहीं पता कि 1 लीटर लिक्विड मेरे को कितने का पड़ रहा है। 25, ये हो गया 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना, -4 CP, हाँ यही आएगा। तो कॉस्ट प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 55, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 11। मतलब इतना पानी मिलाना है कि ये जो 12 रुपये पर लीटर पड़ रहा था अब ये 11 रुपये पर लीटर पड़ने लग जाए। अब आपको ये ऑप्शन दिख गया, क्लियर दिख रहा है भाई, कि अगर मैं 1 लीटर पानी ऐड कर दूं और 11 लीटर लिक्विड ऐड कर दूं, ठीक है, तो 11 लीटर लिक्विड का प्राइस कितना होगा, 11 × 12, है ना। और ये तो फ्री है, ये कैसा है, फ्री है। ये कितना हो गया, टोटल लिक्विड कितना हो गया, 12 लीटर। प्राइस कितना हो गया, 11 × 12। तो 1 लीटर का प्राइस कितना हो गया, 11 × 12 अपॉन 12, 11 रुपीज़। यही मेरे को लाना था। 1 लीटर का प्राइस कितना लाना था मेरे को, 11 रुपये। और मैंने अगर इनको 1:11 में मिला रहा हूँ तो 1 लीटर का प्राइस कितना आ रहा है, 11। मतलब यही सही ऑप्शन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट भाई अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी आप जब पानी मिला दोगे उसके बाद सेलिंग प्राइस तो यही रहने वाला है, बट जो आपको कॉस्ट पड़ रही थी वो अब कम हो जाएगी, क्योंकि प्योर लिक्विड की कॉस्ट 12 रुपये थी, बट आप तो बेईमानी करके पानी मिला रहे हो ना, तो अब आपको कम कॉस्ट पड़ेगी। वो कम कॉस्ट कितनी आई है, 11 रुपये। वो कब आएगी, जब 11 लीटर में 1 लीटर मिलाओगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स ए प्रोडक्ट एट 12% डिस्काउंट ऑन हिज मार्क प्राइस। तो मैंने बोला ही था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे, ठीक है। ही इज रिक्वायर्ड टू पे 10% जीएसटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जीएसटी वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इफ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ ₹36, हाउ मच मनी इज ही लेफ्ट विद आफ्टर पेइंग जीएसटी। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये कह रहा है, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ इसका मार्केट प्राइस है एक्स। तो एक्स इसका मार्क प्राइस है, इस पर डिस्काउंट कितना दिया है इसने, 12%। तो एक्स का 12% निकालोगे, एक्स इंटू 12/100, ये है कितना, 36। तो एक्स कितना आ गया, 300। मतलब इसका जो मार्क प्राइस था ये कितना है, 300 है। अब आप पता है क्या गलती करोगे, अब आप ये करोगे, ही इज रिक्वायर्ड टू पे 10% जीएसटी। तो आप इसी मार्क्ड प्राइस पे जीएसटी भर दोगे, 30 रुपये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 300 रुपये मार्क प्राइस था, -36 डिस्काउंट दे दिया, -30 जीएसटी भर दिया, और आप आंसर लेके आ जाओगे कितना, 234। ये गलत है। जो आप जीएसटी भरते हो ना, जो आप जीएसटी पे करते हो, वो आपका मार्क प्राइस पे नहीं होता है, वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है। वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, हमेशा याद रखना। जो आपका जीएसटी होता है ना, वो सेलिंग प्राइस पे होता है। भाई जो आप टैक्स दोगे वो उसी पे तो दोगे जितने पैसे आपको मिले हैं।
आपको पैसे मिलते कितने हैं, मार्क प्राइस जितने या सेलिंग प्राइस जितने, सेलिंग प्राइस जितने, जितने पे बेचोगे उतने ही तो पैसे मिलेंगे। तो हमेशा याद रखना, जो आप जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो भाई सीधे मार्क प्राइस पे जीएसटी मत लगाना, सेलिंग प्राइस पे लगेगा जीएसटी, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना है इसका, 300, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस 300 था, लेकिन इसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 36 का, तो 264 ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। अब इस पे आपको जीएसटी लगाना है 10%। तो 10% जीएसटी कितना हो जाएगा इसका, 264 का 10% मतलब 26.4, मतलब 300 तो मार्क प्राइस था, इस पे से 36 आपने डिस्काउंट दिया, माइनस 26.4 आपने क्या भरा है, टैक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, सही है ना कैलकुलेशन, हाँ सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 237.60, हाँ। तो ये आपका आंसर आएगा। बस मेरे को यही कॉन्सेप्ट समझाना था कि जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगाना, मार्क प्राइस पे मत लगाना, ठीक है। छोटी सी गलती। अब वो तो ठीक है, 234 इसमें ऑप्शन में नहीं है। एफकेट वाले ना बहुत इजी पेपर बनाते हैं, पता नहीं क्यों। नहीं तो आपको घुमाना हो ना, तो इस ऑप्शन को बस 234 कर देता, और आप, मैं बता रहा हूँ 50% पॉपुलेशन इसको लगा देगी। अब भी हो सकता है आपको क्लिक कर रहा हो, बट एग्जाम में ना कई बार चीज़ें क्लिक नहीं करती। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इफ द डायमंड ब्रेक इनटू द टू पीसेस whose weight are 2:3, then what is the percentage profit or loss due to breakage। अब ये कह रहा है कोई डायमंड है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ भाई 10 ग्राम का है, मान लिया मैंने, कुछ नहीं दे रखा ना इसने, बस रेशियो दे रखा है, तो अपन कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया 10 ग्राम का डायमंड है। अब इसका जो प्राइस है ना, जिसका प्राइस है, वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के। तो मतलब फर्स्ट केस में, टूटने से पहले, जब ये 10 ग्राम का था, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, वेट का स्क्वायर, मतलब 100 रुपये। समझ में आ गई बात। अब सेकंड केस में इसने क्या किया है, इसको तोड़ दिया है 2:3 में। तो मैंने शुरू में ये चीज़ बताई थी आपको, रेशियो का बेसिक इतना तो आना चाहिए कि कैसे निकालोगे। तो जो 10 ग्राम का डायमंड था, इसको 2:3 में तोड़ा, तो एक पीस कितने का हो जाएगा, 4 ग्राम का, एक कितने का हो जाएगा, 6 ग्राम का, यही होगा ना। तो ये हो गया, अब 4 + 6, 2 टुकड़े हो गए। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर पहले टुकड़े का, ये फर्स्ट पीस का, है ना, फर्स्ट पीस का तो ये हो जाएगा, और सेकंड पीस का प्राइस 6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकंड पीस। तो ये हो गया आपका 1636, मतलब 52 रुपीज़। ये बात समझ में आई, क्योंकि इसने बोला है कि प्राइस ऑफ द डायमंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेट के। तो भैया पहले में स्क्वायर ऑफ द वेट करा तो 100 आया, दूसरे में स्क्वायर ऑफ द वेट करा तो 52 आया। तो पहले 100 था, है ना, इनिशियल वैल्यू 100 थी, और फाइनल वैल्यू कितनी है आपकी, 52। तो दिख रहा है आपको, पहले 100 रुपये का जो बिक रहा था वो 52 का बिक रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 100 - 52, मतलब 48। अब परसेंटेज में निकालना है, तो लॉस का परसेंटेज कैसे निकालोगे, लॉस अपॉन में इनिशियल वैल्यू जो थी 100 इंटू 100। तो ये हो गया आपका 48%। ये आपका आंसर होगा, इतना लॉस होगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये बोल देता कि जो प्राइस ऑफ द डायमंड है वो प्रोपोर्शनल है इट्स वेट, स्क्वायर नहीं बोलता, सिर्फ बोल देता कि वेट के प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में फर्स्ट वाले में सेलिंग प्राइस कितना होता, 10 ग्राम के डायमंड का 10 रुपये। सेकंड केस में सेलिंग प्राइस कितना होता, 4 ग्राम के टुकड़े का 4 रुपये, और 6 ग्राम के टुकड़े का 6 रुपये, मतलब 10 रुपये अगेन। तो मेरे भाई, अगर उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है वो वेट के प्रोपोर्शनल है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये याद रखना, ठीक है। ये ऑप्शन भी दे रखा है इसमें, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर सिर्फ वेट बोलता ना, तो चीज़ें नहीं बदलेंगी, क्योंकि वेट तो तब भी 10 था, अब भी 10 है, लेकिन स्क्वायर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले 10 का स्क्वायर था, अब 4 और 6 का अलग अलग स्क्वायर है। तो ये बात दिमाग में रखना, ऑप्शन सही से मार्क करना, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ पहले भी हो सकता है क्लिक कर जाए कि यार वेट तो सेम ही रहेगा, तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, बट यहाँ पे स्क्वायर ऑफ वेट लिखा है।
बात समझ में आ रही है? तो ज़्यादा जल्दी ना करें। ओके, इस तरह से आपको ये करना है। अब ये कह रहा है भैया ए पर्सन बाइज 20 किलोग्राम ऑफ शुगर एट रेट ऑफ 30 पर केजी, मतलब 20 केजी शुगर उसने 30 रुपये पर केजी पे खरीदी है, मतलब 600 रुपये की शुगर खरीद ली उसने। यही हो गया ना? हाँ, 600 रुपीज़, ठीक है। अब उसने सेल कर दिया 30% ऑफ इट एट रेट ऑफ 40 पर केजी, मतलब इस 20 किलो का 30%। तो 20 किलो का 30% कितना हो गया? मतलब 6 किलोग्राम जो आपकी शुगर है उसने कितने पे बेची है? 40 पर केजी पे, मतलब 6 × 40। 1 किलो का रेट कितना है? 40, तो 6 किलो का कितना हो गया? 6 × 40, तो ये हो गया 240 रुपीज़। मतलब 6 किलो से तो इतने इतने पैसे कमा लिए, 240। अब कह रहा है कि एट वॉट रेट ही शुड सेल द रिमेनिंग शुगर, जो रिमेनिंग कितनी है? तो 6 वो बेच चुका है, टोटल 20 थी, तो रिमेनिंग कितनी है? 20 - 6 मतलब 14 केजी। तो ये कह रहा है कि उसको कितने पे बेचे कि जो ओवरऑल गेन है वो 10% होना चाहिए। ओवरऑल गेन का मतलब उसको 600 रुपये की शुगर मिली थी, ठीक है, 600 रुपये की उसने खरीदी। अब इस पे अगर मैं 10% गेन करूँ तो 600 का 10% कितना होगा? 60 रुपीज़, मतलब मेरे को टोटल 60 रुपीज़ का प्रॉफिट करना है, ठीक है। और समझ में आ रही है? तो मेरे भाई 60 रुपीज़ का जब आप प्रॉफिट करोगे तो मान लो ये जो 14 किलो बची है इसको वो एक्स प्राइस पे बेचता है, ठीक है, प्लस 6 किलो उसने 240 की बेच दी, तो इतने रुपए की बेचेगा, माइनस खरीदी कितने में थी? 600 में, और मेरे को प्रॉफिट लाना कितना है? 60 रुपये। यही है ना? ये तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस 6 किलो के लिए तो 240 था, और 14 किलो के लिए हमें निकालना है अभी, ठीक है। तो 14 किलो इतने पे बेची, 240 6 किलो का हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस ये, टोटल कॉस्ट प्राइस ये, और ये है प्रॉफिट। तो निकाल लो अब 14x कितना आ जाएगा? 660 -240, तो x आ जाएगा आपका 420/14, 30 रुपये। तो मतलब जो रिमेनिंग शुगर है, जो रिमेनिंग 14 केजी है, उसको कितने रुपए पे बेचेगा ये? 30 रुपीज़ पर केजी पे। यही आपका आंसर है, 30 रुपीज़ पर केजी। सिंपल है बहुत, ठीक है। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। अब इसने 10% गेन ओवरऑल पे बोला था, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ओवरऑल कितना है अपना, ये मतलब 600 रुपये पे 10% गेन। ओके, अब कह रहा है इफ द प्रॉफिट ऑफ ए शॉपकीपर इज इंक्रीज बाई 15% बट द सेल इज डिक्रीज बाई 5%। हाँ, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज़ इंक्रीज होगी, दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हो सकता है कि सिनेमा घर की टिकट के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि टिकट का प्राइस बढ़ा दिया बट ऑडियंस कम हो गई है, तो ओवरऑल क्या होगा? सेम क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि एक शॉपकीपर है जिसका प्रॉफिट तो 15% बढ़ गया है, लेकिन उसकी सेल डिक्रीज हो गई है 5% से। तो फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर। इन केसेस में सबसे अच्छा है आप इमेजिन कर लो, ठीक है, मान लो फर्स्ट केस ये सब होने से पहले वो 100 यूनिट बेच रहा था, ठीक है, और प्राइस एक यूनिट का था 100 रुपये पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट मान रहा हूँ मैं। तो टोटल कितने रुपए कमा रहा था वो? मल्टीप्लाई कर दो 100 यूनिट और 100 रुपये पर यूनिट के उस पर बेचोगे रेट पे, तो 10,000। अब सेकंड केस में क्या हुआ है? इसने बोला है कि प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो गया है भाई 15% से, मतलब जो 100 रुपये की चीज़ थी, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो अब उसके 15% एक्स्ट्रा पे बिक रही है। तो 100 + 15 हो जाएगा ना, मतलब 115 रुपये का बिक रहा है उसका आइटम अब, जो भी उसका यूनिट है वो 115 रुपये का बिक रहा है। लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि सेल डिक्रीज हो गई है 5% से, जहाँ वो 100 यूनिट बेच रहा था, ये तो यूनिट है और ये प्राइस है, ठीक है, जहाँ वो 100 यूनिट बेच रहा था अब 100 में 5% कम हो गई हैं, तो 95, मतलब अब 95 यूनिट्स बेच रहा है वो। तो ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 195 × 115। भाई कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आ गया आपका
10,925। तो पहले 10,000 था, अब 10,925 है, तो ये तो दिख गया आपको कि प्रॉफिट ही होने वाला है। प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालोगे? 10,925 माइनस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.25%। तो इतना परसेंट का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जहाँ भी एक चीज़ इंक्रीज करे एक चीज़ डिक्रीज करे तो आप वहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और एज्यूम ऐसे करना कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए मैंने 100 माना है, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालने में बहुत ईजी है। 100 का 15% 15 होगा, 100 का 5% 5 होगा, 100 का 75% 75 होगा, 100 का 95% 95 होगा। ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन में बहुत ईजीनेस रहेगी और जल्दी आंसर आ जाएगा। दैट्स वाई मैंने 100 माना है। ठीक है, बाकी तुम 200 भी मानोगे तो भी हो जाएगा, 175 भी मान लोगे तो भी हो जाएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। ठीक है, तो 100 मानो जिससे परसेंटेज जल्दी निकाल सको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस थी एक्स, तो इसकी मार्क प्राइस क्या हो जाएगी? एक्स प्लस हाफ ऑफ द एक्स। 50% हो गया ना, तो मतलब 1.5x। इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है द शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% टू द कस्टमर एंड इन दिस केस द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर इज 8%। अब मैंने तुमको पहले ही बता रखा है प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द शॉपकीपर, द प्रॉफिट अर्न इज 8 रुपीज। उसने कितना प्रॉफिट कमाया है? 8 रुपये। कितने पे? 8% से। तो मेरे को एक बात बताओ, 100 का 8% क्या होता है? 8। इसको ऐसे समझो, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा इस पे ही होगा प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस का 8% हो गया आपका प्रॉफिट। यही बोला है ना इसने कि प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर इज 8%। और प्रॉफिट होता किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने डायरेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया कॉस्ट प्राइस का 8%। यही होगा। और ये दे कितना रखा है हमको? 8 रुपये। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका डायरेक्ट 100 आ गया। ये ऊपर जितनी भी रामायण लिखी है ना, ये जितनी भी रामायण लिखी है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसे टाइम बचता है पेपर में। आपको दिखा कि प्रॉफिट 8% है, तो आपको पता चल गया भाई कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस का 8% निकाल लिया, ये आपका प्रॉफिट आ गया। और अगली लाइन में उसने लिख दिया कि प्रॉफिट उसका 8 रुपये है, तो उसको बराबर कर दो प्रॉफिट के, तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 आ जाएगा। अब हो सकता है ये इसमें लग गया, बट आपको कैसे करना है? अगर ऐसा नहीं बन रहा होता तो, जो लास्ट में लाइन बन गई है, ये लाइन नहीं लिखी होती तो आप कैसे करते? तो देखिए सिंपल तरीका है भाई। मान लो अब तो अपन को मिल गया ना, तो मैं बस समझा रहा हूँ आपको। कॉस्ट प्राइस मान लो 100 होता, तो मार्क प्राइस कितना होता? 150, क्योंकि उसने बोला है कि 50% अब है कॉस्ट प्राइस के। तो देखिए, जब आप सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं ना वो, तो यहाँ पे ऐड मत करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलता है तो ऐड मत करना। ऐसा मत करना कि 10% और 20% को ऐड करके टोटल 30% डिस्काउंट निकाल दो। सक्सेसिव का मतलब ये होता है वन आफ्टर अनदर। जैसे हमने वो जीएसटी वाला क्वेश्चन किया था ना, कहाँ गया ये वाला? तो जीएसटी वाले क्वेश्चन में पहले हमने क्या किया? डिस्काउंट किया, डिस्काउंट के बाद जीएसटी लगाया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है सक्सेसिव डिस्काउंट में। पहले आप फर्स्ट डिस्काउंट करोगे, उसके बाद सेकंड डिस्काउंट करोगे, क्योंकि फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी मत करना कि पहले 20% निकाल दो फिर 10% निकाल दो, नहीं। जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में निकालना है। तो मार्क प्राइस कितना है? 150। पहले कितना डिस्काउंट दिया उसने? 10%, तो इसका 10% डिस्काउंट कर दो, 15 रुपये कम हो जाएंगे, मतलब 135 हो गई अगली प्राइस। अब 135 पे वो कितना डिस्काउंट दे रहा है? 20%। तो इस पे 20% डिस्काउंट दे दो, कितना हो जाएगा ये? 27। मतलब ये आ गया आपका 108 रुपये। अब दो डिस्काउंट दे दिया आपने मार्क प्राइस पे। पहला डिस्काउंट दिया तो 135 आया, दूसरा डिस्काउंट दिया 108 आया। ये क्या हो गया? आपकी सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 100। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लो, 108 माइनस 100, ये आ गया आपका 8 रुपये। आ गया ना आपका 8 रुपये। क्रॉस चेक भी हो गया। दिस इज द वे। ओके, हमेशा याद रखना सक्सेसिव डिस्काउंट में
वन आफ्टर अनदर करोगे, ऐड करके नहीं करोगे, या फिर सीक्वेंस भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अभी कह रहा है ए डिसऑनेस्ट सेलर क्लेम्स टू ट्रेड हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। होते ना दुकानदार, अरे भैया जी आपसे क्या कमा रहे हैं, है ना, आपको तो जिस रेट पे पड़ रहा है उसी रेट पे दे रहे हैं, भाईचारा ऑन टॉप। तो ये उसी टाइप का है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई जितने में मैं खरीद रहा हूँ, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है मैं उसी पे बेच रहा हूँ, ठीक है, मान लिया हमने। बट इसने क्या किया भाई, 1 किलो की जगह 980 ग्राम ही तोल रहा है ये। इनको बोलते हैं एरर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसा एक क्वेश्चन मिनिमम आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले आप निकालोगे एरर। एरर होती है आपकी ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, 1 किलो, बट मैं इसको ग्राम में लिख लेता हूँ क्योंकि अगली यूनिट ग्राम में लिखी है, ठीक है। तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करोगे देन ओनली यू कैन डू द कैलकुलेशन, ओके। तो ट्रू वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम, और फॉल्स वैल्यू कितनी है, 980। तो एरर कितनी आ गई, 20 ग्राम की एरर आ गई। तो यहाँ पे भैया अब कम बेच रहे हो तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट होता है आपका एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। अब एरर कितनी है आपकी, 20, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप याद कर लो। 20, ट्रू वैल्यू कितनी है, 1000 माइनस 20 इंटू 100। तो ये हो गया 20 इंटू 100 अपॉन 980। यार कैलकुलेट कर लो कितना जाएगा ये। तो आएगा 2.04, हाँ इतना ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एरर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे क्या होगा, वो फॉल्स वेट तोल देगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का। बात समझ में आ रही है। तो इसका फॉर्मूला ये याद रखना, ऐसे ही होगा ये। अब ये कह रहा है एक्स सेल्स ए हार्ड डिस्क फॉर 5000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हिज प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज बाई 15% इफ ही सेल्स 845600। अब याद रखना कि ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस ही है, ठीक है। ये पहला सेलिंग प्राइस है, ये दूसरा सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ एक्स। तो ये कह रहा है अगर उसका प्रॉफिट परसेंटेज 15% से इंक्रीज करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे इतना प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ है, 5600 माइनस 500, वो 5000। भाई अगर आप नए सेलिंग प्राइस में से पुराना सेलिंग प्राइस भी हटा दोगे तो भी तो आपका जो टोटल प्रॉफिट का इंक्रीज है वो आ जाएगा, है ना। मान लीजिए 4500 का था कोई आइटम, ठीक है, और इसमें 500 मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था पहले केस में, तो ये 5000 का हो गया, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, 4500 का था आइटम, बट मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है आपको 1100 रुपये का, तो अब ये हो गया 5600 का, ठीक है। तो अगर मैं 5600 में से 5000 हटा दूँ तो 600, और इतने ही तो बढ़े हैं, 500 और 1100 के बीच में डिफरेंस कितना है, 600। तो अगर आप दोनों सेलिंग प्राइस को भी घटा देते हो तो भी आपका नेट प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है वो आ जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया है, सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया है। तो भाई एक्स इंटू 15/100 क्या आ जाएगा आपका, 600। तो एक्स आ जाएगा आपका 4000, मतलब ये 4000 रुपये का था इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, 4000। ईजी है, ठीक है। अब कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट, द प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन इज। अब देखिए, मान लेता हूँ मैं एक शर्ट जो है वो आपकी 1 रुपए की है, सस्ती है, ठीक है, कोई बात नहीं, सरोजनी से ली होगी। अब एक शर्ट आपकी 1 रुपए की है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, बताओ भाई, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ये सेलिंग प्राइस माना है मैंने, 1 रुपए की बेच रहा हूँ मैं, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 8 रुपीज़। क्योंकि जब आप 8 शर्ट बेच देते हो तो 8 शर्ट आप कितने रुपए की बेचोगे, 8 इंटू 1 मतलब 8 रुपीज़ की। और ये इसने यही बोला है कि कॉस्ट जो है वो 8 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है।
तो ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा? बेचनी तो आपको 12 ही है पूरी, तो 12 रुपये आपका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है या कंफ्यूज हो रहे हो? देखिए ये कह रहा है कि जो 12 शर्ट की कॉस्ट है ना, वो 8 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब मैं मान लेता हूँ एक का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, ठीक है? तो 12 शर्ट कितने रुपए की बेची जाएंगी? 12 रुपये की। तो ये तो हो गया मेरा टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है? अब मेरे को निकालना है टोटल कॉस्ट प्राइस। वो इसने बोला है कि 8 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 8 इंटू 1 मतलब 8 रुपये है। तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 12 रुपये, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 8 रुपये। कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना आ जाएगा ये? 50%। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी आप वैल्यू मान लोगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12 शर्ट 1 रुपये के हिसाब से, तो 12 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8 शर्ट 1 रुपये के हिसाब से, 8 रुपये। कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, निकाल लो। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, ठीक है? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं दिख जाए प्रैक्टिस करते टाइम, यू कैन पोस्ट इट इनटू द ग्रुप, ठीक है? हम देख लेंगे। अब आपका शुरू होता है मिक्सचर, ठीक है? कि फलाने में इतना मिला दिया तो क्या बचेगा। सीधे क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल बेसिक मैथ्स है, इसमें कुछ नहीं है। एक कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें 10 लीटर मिक्सचर है, कोई बात नहीं, जिसमें 10% क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो 10 लीटर टोटल मिक्सचर था, ठीक है? टोटल मिक्सचर कितना था? 10 लीटर। तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा? उसका 10%, तो 10 × 10 अपॉन 100, मतलब 1 लीटर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। अब बोल रहा है हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड इज टू बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। अब मान लो जो इसने पूछा है हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड जो ऐड करना है, मैं बोल रहा हूँ एक्स लीटर में मिला देता हूँ। तो अब टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा सेकंड केस में मिलाने के बाद? 1 + x। और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? पहले 10 था और उसमें x लीटर सल्फ्यूरिक एसिड और मिला दिया, तो 10 + x। तो सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज कैसे निकालोगे? सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन टोटल मिक्सचर इंटू 100। और ये कितना दे रखा है इसने? 25 ही करना है ना, बस हो गया। तो ये हो जाएगा 4 + 4x इज 10 + x। तो आपका 3x आ जाएगा 6x आ जाएगा आपका 2 लीटर। मतलब 2 लीटर और सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप मिला दोगे तो ये आपका 25% हो जाएगा। तो 2 लीटर आपका आंसर। सिंपल बेसिक मैथ लगानी है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 840 ml ऑफ ए मिक्सचर कंटेन एसिड एंड वाटर इन 4:3। मतलब उसमें एसिड है और वाटर है। एसिड कितना है? 4/4 + 3 × 840, यही होगा ना? कितना आ गया? 480। ये कितना आ जाएगा? 3/4 + 3 × 840, कितना हो गया ये? 360। तो एसिड तो है 480 ml और वाटर है 360 ml। अब उसने बोला क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू मेक इट 1:1। 1:1 का मतलब जितना एसिड है उतना ही वाटर होना चाहिए। तो भाई एसिड कितना है? 480। वाटर कितना है? 360। 360 में अगर मैं 120 और मिला दूं तो ये भी कितना आ जाएगा? 480 हो गए बराबर, तो 120 मिलाना पड़ेगा। सिंपल। बात समझ में आ रही है? जितना डिफरेंस है, 480 था वो, ये 360 था। अगर इनके डिफरेंस के बराबर मिला दें तो इनका डिफरेंस कितना रहा? 120। इस डिफरेंस के बराबर पानी मिला दो तो ये 1:1 में आ जाएगा। बस इतना ईजी है, ठीक है? अब कह रहा है कि एक कंटेनर में भाई 20 लीटर मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द वाटर। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाय द कंटेनर। तो देखिए जो फर्स्ट केस था इसमें 40 लीटर मिल्क था। अब सेकंड में इसने क्या किया कि 4 लीटर मिल्क निकाला, ठीक है? ये मिल्क है, ये वाटर है। पहले वाटर कितना था? 0। अब 4 लीटर जब आप पानी वो दूध निकाल लोगे तो मिल्क कितना बचेगा? 36। और इसको रिप्लेस किससे कर दिया? पानी से। तो 4 लीटर क्या डाल दिया इसने? पानी। अब बोल रहा है कि इसको 2 बार और रिपीट करेंगे, रिपीटेड फॉर द 2 टाइम्स। एक बार तो ये हो गया, 2 बार और। तो थर्ड केस में क्या होगा? अब 4 लीटर
फिर से निकालोगे। बट हमेशा याद रखना कि तब तो सिर्फ मिल्क ही मिल्क था, इसलिए जब 4 लीटर निकाला तो पूरा मिल्क निकल गया और 36 आ गया। लेकिन अब जब 4 लीटर निकालोगे तो इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, तो कुछ तो मिल्क से आएगा निकल के, कुछ वाटर से आएगा। अब मिल्क एंड वाटर रेशियो में कितने में है, मिल्क एंड वाटर सेकंड केस में 36:4, मतलब 9:1। मतलब जब आप 4 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो 9/10 × 4, 10 कैसे आया, 9 + 1 से, ठीक है। तो मतलब कि 3.6 लीटर तो निकलेगा मिल्क, और 1/10 × 4 मतलब 0.4 लीटर निकलेगा वाटर। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। भाई फर्स्ट केस जब था तो यहाँ पे सिर्फ मिल्क ही मिल्क था, तो अब 4 लीटर निकाला तो मिल्क निकल गया, 36 हो गया और ये 4 हो गया। बट अब क्या होगा कि जब अब ये दोनों चीज़ें इसमें, तो 4 लीटर निकालोगे तो मिल्क भी आएगा और वाटर भी आएगा। वो किस रेशियो में आएंगे, वो रेशियो हमने निकाल लिया, ये रहा, इस रेशियो में आएंगे 9:1 में। तो मिल्क निकल के आएगा 3.6 और वाटर निकल के आएगा 0.4। तो 36 में से जब आप 3.6 हटा दोगे तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, 32.4, इतना बचेगा। और वाटर कितना बचेगा, 4 में से 0.4 तो निकाल दिया, पर हम 4 ऐड भी तो करेंगे, तो ये 7.6 हो जाएगा। रिप्लेस करना है ना पानी से, 0.4 निकला वो ठीक है, 0.4 निकल गया वो ठीक है, बट 4 लीटर जो रिप्लेसमेंट का है वो भी तो ऐड होगा, तो ये 7.6 हो गया, ये 32.4 हो गया। अब ये किस रेशियो में है इसमें, 32 4/76, कितना आएगा ये, 81 और 19 के रेशियो में है। तो जब इसमें से 4 लीटर निकालोगे, समझ में आ रहा नहीं, 100 कैसे आया, ये 100 कैसे आया, 81 + 19, ठीक है। ये रेशियो हो गया ना, 81:19। तो ये मिल्क कितना हो जाएगा इसमें, तो कैलकुलेशन है, ठीक है। यार कैलकुलेशन करवाओगे क्या, 3.24, मतलब 3.24 मिल्क निकल के आएगा जब आप 4 लीटर मिक्सचर निकालोगे। तो भाई इसमें से 3.24 घटा दो, कितना आएगा ये, 29.16। तो इतना दूध बचेगा। तो पहली बार निकाला, फिर दूसरी बार निकाला और फिर तीसरी बार निकाला, इतना ही निकालना है ना। फर्स्ट रिप्लेस किया, उसके बाद 2 बार और रिप्लेस करना है। हाँ, तो यही आपका आंसर है, 29.16। बस यही कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना है इसमें। एक ही चीज़ याद रखनी की है, जब आप फर्स्ट टाइम निकालोगे तब तो प्योर मिल्क ही निकलेगा उसमें से, बट जब आप सेकंड टाइम निकालोगे ना तो मिल्क एंड वाटर से कुछ रेशियो में निकलेंगे। वो रेशियो कैसे निकलेगा, जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है उसी रेशियो में निकलेंगे। तो 36:4 में प्रेजेंट थे, तो 9:1 मतलब कि, तो इसी रेशियो में निकलेंगे वो। अगले केस में रेशियो चेंज हो गया, क्या हो गया अगले केस में, 81:19, तो इस रेशियो में प्रेजेंट है तो इसी रेशियो में निकलेंगे, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है ए जार कंटेन ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी, रेशियो है उनका 4:1। अब 10 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस कर देंगे हम लिक्विड बी से, तो रेशियो बन जाता है 2:3। हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वॉज प्रेजेंट इन द जार इनिशियली। तो मैं मान लेता हूँ जो बी था वो एक्स लीटर था, तो ए कितना होगा, 4:1 का मतलब क्या हो गया, ए रेशियो बी कितना दे रखा है, देखिए यहाँ देखिए, ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 4:1, तो ए हो जाएगा आपका 4b। तो अगर b को मैं मान लूँ x, तो a कितना हो जाएगा, 4x। तो a था इसमें 4x लीटर, ठीक है, क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से 10 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया, तो निकलेगा अभी तो इसी रेशियो में जिस रेशियो में प्रेजेंट है। तो a कितना निकलेगा, a जो आपने बाहर निकाल रहा है वो कितना होगा, 4/4 + 1 × 10, मतलब 8 लीटर। और b कितना निकलेगा, 1/4 + 1 × 10, मतलब 2 लीटर। तो अब सेकंड केस में a कितना बचेगा, 4x - 8, और b कितना बचेगा, x - 2। बट ये कह रहा है कि जो ये 10 लीटर इसने निकाला है ना, निकल तो गया, बट इसको अब रिप्लेस करेंगे लिक्विड बी से, मतलब इसमें 10 लीटर लिक्विड बी डाल दिया। तो 10 लीटर लिक्विड बी आपको डालना पड़ेगा, मतलब 10 लीटर लिक्विड बी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो ए है, ए हो गया आपका 4x - 8, और जो बी है, बी हो गया आपका x + 8। और ये इनका रेशियो अब दे रखा है 2:3, मतलब a/b दे रखा है
4/3 मतलब 4x माइनस 8 दे रखा है आपको 4/3। तो इधर से आप x निकालोगे तो 12x माइनस 24 और 4x प्लस 32 यही आएगा। हाँ यही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 8x और ये आ जाएगा आपका 56। तो जो x आएगा वो कितना आ जाएगा 7। कुछ गड़बड़ हुई क्या कैलकुलेशन में? फिर 2/3 है, सॉरी मैंने 4/3 लिख दिया, ये 2/3 है ठीक है। तो यहाँ भी ये 2/3 होगा, वेट। तो हाँ, तो ए अपॉन बी कितना दे रखा है इसने नए केस में 2/3, मतलब 4x माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 8, ये आपका दे रखा है 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 24 और ये आ जाएगा 2x प्लस 16। तो ये आ जाएगा 10x आपको कितना आ गया 40। कितना आ जाएगा 40। तो x कितना आ जाएगा 4। अब x आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या है 4x, क्योंकि इनिशियली a कितना था, अगर b पूछता वो b कितना था तो फिर x वाला ही आंसर होता, लेकिन इसने पूछा a कितना था, तो a कितना था 4x, मतलब 4 × 4 मतलब 16, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी, 4/3 ले लिया था, बट वो है कितना 2/3 ये। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी भी लिक्विड को निकाल रहे हो तो वो उसी रेशियो में निकलेंगे जिस रेशियो में प्रेजेंट है। और फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई जो निकाला है उसको रिप्लेस किया है या नहीं किया, नहीं किया तो ठीक है, अगर किया है तो किस लिक्विड से किया है। जैसे ऊपर वाले में वाटर से कर रहे थे, यहाँ पे लिक्विड वी से रिप्लेस किया है, तो आपको लिक्विड वी से जब रिप्लेस करोगे तो वी ऐड करना पड़ेगा, है ना, उतना ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन alloy is made of metal A and metal B in the ratio of 2/3। तो एक alloy है, इसमें एक मेटल A है एक मेटल B है, तो रेशियो कितने में है 2/3 में है। तो मैं मान लेता हूँ ये अगर 200 किलो है तो ये 300 किलो होगा। अब ये 200 300 क्यों मान रहा हूँ मैं, अगेन कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अगर 100 के मल्टीपल्स में होगा तो इजी हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। अब कह रहा है इन ईच स्टेप we add metal A and B to the alloy equal to the 20% and 5% of the weights of metal A and B respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब कि 20% ऐड करेंगे मेटल ए किसके अकॉर्डिंग, मेटल ए के वेट के अकॉर्डिंग, और 5% हम ऐड करेंगे मेटल बी किसके अकॉर्डिंग, मेटल बी के वेट के अकॉर्डिंग। मतलब ये जब इनिशियली था, ठीक है, ये इनिशियली है। अब सेकंड केस में क्या हो गया, 200 तो है ही, बट 200 का 20% हम और ऐड कर देंगे। सेम यहाँ पे 300 तो है ही, बट 300 का 5% हम ऐड कर देंगे, मतलब ये कितना हो गया 240, और ये कितना हो गया 315 सेकंड केस में। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, 240 हो गया अब, प्लस 240 का 20%, यही बोल रहा है ना वो, बार बार करना है ये। कब तक करना है, इन विच स्टेप ऑनवर्ड्स विद will the alloy contain more than 50% of metal A। मतलब मेटल ए का वेट 50% से ज़्यादा हो जाना चाहिए। मतलब टोटल वेट अगर 100 है तो मेटल ए कितना होना चाहिए 50 से ज़्यादा। मतलब कि ए का वेट 20 से अगर ज़्यादा हो गया, इट मीन्स कि वो 50% से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आपको ये तब तक करना है, देखिए अभी यहाँ पे वी ज़्यादा है ना, फिर नेक्स्ट केस में फिर निकालना है 315 प्लस 315 का 5%, और ये कुछ आएगा, ठीक है। ये तुम होमवर्क है भाई तुम्हारा, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो ये अभी आप करोगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके करोगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे इसका, ठीक है, कौन से स्टेप में होगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, कितने स्टेप आ रहे हैं, ठीक है। जब जो ए का वेट है वो बी से ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स ए आपका आधे से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन करते रहोगे, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 कंटेनर इज 3 4 5। मतलब अगर इसकी कैपेसिटी 30 लीटर है, इसकी कैपेसिटी 30 लीटर है, तो इसकी कितनी होगी 40
और इसकी कितनी होगी 50, यही कहना चाह रहा है ना 3 4 5। तो मैं मान लेता हूँ इसकी 30 है, इसकी 40 है और इसकी 50 है, मान लिया। अब कह रहा है ऑल द थ्री कंटेनर्स आर फुल ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, तो इसमें भी मिल्क और वाटर है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है और इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 4:1, सॉरी, हाँ 4:1, ये किसके लिए होगा, पहले कंटेनर के लिए। तो इसमें मिल्क कितना हो गया 4/4 + 1, और टोटल इसमें लिक्विड कितना है 30 माना है ना हमने। वाटर कितना हो जाएगा 1/4 + 1 इंटू 30, मतलब ये 24 आ गया और ये 6 आ गया। सेम इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड वाले में है 3:1 में, मतलब 3/3 + 1 इंटू 40, और इसका 1/3 + 1 इंटू 40। तो ये हो जाएगा आपका 30 लीटर इसमें मिल्क हो गया और 10 लीटर इसमें क्या हो गया वाटर हो गया। एंड इसमें 3:2 है, ठीक है। तो मतलब 3/3 + 2 इंटू 50, और ये हो जाएगा आपका 2/3 + 2 इंटू 50। तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 एंड 20। तो भाई ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ठीक है। अब अगले केस में क्या कह रहा है ये, कि इफ द लिक्विड ऑफ ऑल द थ्री कंटेनर्स इज पोर्ड इन द फोर्थ कंटेनर, मतलब एक बहुत बड़ा कंटेनर है, चौथा कंटेनर है, उसमें इस सबको उड़ेल दिया, मिला दिया। तो अब लास्ट में पूछ रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो टोटल मिल्क अपॉन टोटल वाटर, यही रेशियो होगा। तो टोटल मिल्क कितना है 24 + 30 + 30, टोटल वाटर कितना है 6 + 10 + 20, तो ये कितना आएगा 84/36। तो 7:3। अब देखिए 3:7 भी है इसमें, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर लिखा होता क्या वाटर रेशियो मिल्क, पहले वाटर लिखा होता तो 3:7 ठीक है, क्योंकि उसमें तब क्या करते हैं हम टोटल वाटर अपॉन टोटल मिल्क करते। बट इसने पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो, तो पहले मिल्क लिखा है तो ऊपर मिल्क लोगे तो 7/3 आएगा, ठीक है। बस यही है, ठीक है। यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम, ओके, डेली क्विज के लिए। बाकी नोट्स वगैरह भी शेयर कर रखे हैं, थोड़े बहुत और कर दूंगा। तो ये आपका कंप्लीट था मिक्सचर और आपका प्रॉफिट लॉस। जो बोला है वो करना। ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, कैलकुलेशन है बट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाला। दिस इज़ ऑल, देख लेना एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दो अपना डाउट, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एंड मिक्सचर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे शायद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, ओके। जल्दी से मैथ्स ख़त्म करते हैं ताकि आपको करंट अफेयर भी करा सकूँ, है ना। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको करंट अफेयर्स भी करा दूँ जो अकॉर्डिंग टू मी इंपॉर्टेंट हैं। सारे करंट अफेयर कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं करा दूंगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, जय हिंद।